Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Mariam Shakur, the leader of Group 4, and the other members of my group are Anzal Azhar Chaudhry, Fatma Khuram, Kainat Salim, Sibgha, and Tahira Ahmad Ali. This presentation is submitted to Professor Dr. Zishan Yusuf. The topic of our presentation is motion in an inverse square field. इन्वर्स स्क्वायर फील्ड के अंदर मोशन को स्टडी करना बहुत से साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम इसी डायनामिक फिनोमेना के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ हमें ये बताता है कि किस तरह से फिजिकल क्वांटिटी की इंटेंसिटी उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से इन्वर्सली रिलेट करती है, यानी जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी ही इंटेंसिटी में कमी आती जाएगी। ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, intensity of light, sound and radiation, they all decreases with the square of distance और ये inverse square law को follow करते हैं। Mathematically inverse square law को F equals to K over R square के ज़रिए एक्सप्रेस किया जाता है, जहाँ पर F मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, K कांस्टेंट और R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स होता है। ये इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करती है कि किस तरह अगर हम सोर्स से डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो फिजिकल क्वांटिटी की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और अगर हम सोर्स से डिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो फिजिकल क्वांटिटी की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। इसको हम एक लाइट बल्ब की मिसाल से समझ सकते हैं कि अगर लाइट बल्ब की इंटेंसिटी 1 मीटर के डिस्टेंस पर 360 वॉट पर स्क्वायर मीटर है तो 2 मीटर के डिस्टेंस पर इसकी इंटेंसिटी 90 वॉट पर स्क्वायर मीटर हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस डबल हो गया है और इंटेंसिटी 4 गुना कम हो गई है। इसी तरह 3 मीटर के डिस्टेंस पर इसकी इंटेंसिटी 40 वॉट पर स्क्वायर मीटर हो जाएगी। ग्रेविटेशनल इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये लॉ सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में ड्राइव किया था। उसने अर्थ और सोलर सिस्टम में फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजाहत की थी। उसने कहा था कि जैसे जैसे दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाया जाता है वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ में कमी आती जाती है। इससे हमें ये पता चला कि आखिर प्लैनेट सूरज के गिर्द एलिप्टिकल पाथ में क्यों घूमते हैं। कूलम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये लॉ दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजाहत करता है कि अगर हम दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान फासले को बढ़ाएंगे तो तेज़ी के साथ उनके दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कमी आ जाएगी। ये लॉ हमें लाइटनिंग, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसे फिनोमेना को समझने में मदद देता है। अब यहाँ पर एक प्रूव है कि सेंट्रल फोर्स फील्ड में इक्वेशन ऑफ मोशन को डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू माइनस म्यू एफ ऑफ यू ओवर एल स्क्वायर यू स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट ऑफ अ पार्टिकल इन पोलर फॉर्म भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमने एक पार्टिकल पी कंसीडर कर लिया है जिसका मास म्यू है और वो ओरिजिन से डिस्टेंस आर पर पड़ा हुआ है। पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर पार्टिकल के एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट। अब हम मोशन को सेंट्रल फोर्स फील्ड के अंदर स्टडी कर रहे हैं और सेंट्रल फोर्स चूँकि हमेशा रेडियल वेक्टर के अलोंग एक्ट करती है तो यहाँ पर ट्रांसवर्स फोर्स जो होगी वो ज़ीरो होगी, जबकि रेडियल फोर्स जो है वो इस मोशन की रिस्पॉन्सिबल होगी। फोर्स की इक्वेशन होती है F इक्वल्स टू एम में, और m यहाँ पर म्यू है और एक्सेलरेशन का यहाँ पर रेडियल कंपोनेंट यूज़ होगा, तो इक्वेशन बन जाएगी F इक्वल्स टू म्यू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं u, जैसे कि इन्होंने ऊपर हमें सवाल में बताया कि u इक्वल्स टू 1 ओवर r है, तो r इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 1 ओवर u के। अब हम दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डी आर ओवर डी टी इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर यू स्क्वायर डी यू ओवर डी टी। अब डी यू ओवर डी टी के ऊपर जब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आएगी माइनस 1 ओवर यू स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा ओवर डी टी। डी थीटा ओवर डी टी को हम थीटा डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी आर डॉट इक्वल्स टू माइनस आर स्क्वायर थीटा डॉट डी यू ओवर डी थीटा। हमें सवाल में बताया गया था कि एच इक्वल्स है आर स्क्वायर थीटा डॉट के, तो यहाँ पे हम उसकी रिप्लेसमेंट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी आर डॉट इक्वल्स टू माइनस एच डी यू ओवर डी थीटा। अब हम इक्वेशन 5 को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डी आर डॉट ओवर डी टी
इक्वल्स टू माइनस एच डी ओवर डी टी डी यू ओवर डी थीटा। अब हम d ओवर डी थीटा को बाहर कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस एच डी ओवर डी थीटा डी यू ओवर डी टी। डी यू ओवर डी टी के ऊपर दोबारा से चेन रूल अप्लाई करने से इक्वेशन आएगी आर डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस एच डी ओवर डी थीटा डी यू ओवर डी थीटा ओवर डी टी। अब हम डी थीटा ओवर डी टी को दोबारा से थीटा डॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी आर डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस एच थीटा डॉट डी ओवर डी थीटा डी यू ओवर डी थीटा। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी माइनस एच थीटा डॉट डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। अब हमें सवाल में बताया गया था कि एच इक्वल्स है आर स्क्वायर थीटा डॉट के, तो थीटा डॉट हमारे पास आ जाएगा एच ओवर आर स्क्वायर के बराबर। और हमें पता है कि वन ओवर आर किसके बराबर है, यू के, तो हमारे पास वन ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा यू स्क्वायर के बराबर, जिससे हमारे पास थीटा डॉट इक्वल आ जाएगा एच यू स्क्वायर के। अब इसको हम इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 7 आएगी आर डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। अब जो हमने अभी इक्वेशन 7 फाइंड की है आर डबल डॉट की वैल्यू उसको, और हमें पता है कि आर इक्वल्स टू 1 ओवर यू है और थीटा डॉट इक्वल्स टू एच यू स्क्वायर के बराबर है, इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे जो कि हमारे पास है एफ इक्वल्स टू म्यू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। अब चूंकि हम यू का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एफ ऑफ यू इक्वल्स टू म्यू आर डबल डॉट की वैल्यू माइनस एच स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर माइनस म्यू आर की वैल्यू 1 ओवर यू और हमारे पास थीटा डॉट की वैल्यू एच यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी एफ ऑफ यू इक्वल्स टू माइनस म्यू एच स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर माइनस म्यू एच स्क्वायर यू क्यूब। अब यहाँ से हम म्यू एच स्क्वायर यू स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी एफ ऑफ यू इक्वल्स टू माइनस म्यू एच स्क्वायर यू स्क्वायर ब्रैकेट में डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस यू। अब यहाँ पर माइनस म्यू एच स्क्वायर यू स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास हमारी डिजायर्ड इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ यू ओवर म्यू एच स्क्वायर यू स्क्वायर। अब हमें पता है कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है एल इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट के। चूँकि हम यहाँ पे रिड्यूस्ड मैथ म्यू यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एल इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट, और हमें पता है कि आर स्क्वायर थीटा डॉट एच के बराबर है तो एल इक्वल आ जाएगा म्यू एच के, और हमें पता है कि म्यू स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर के। तो हमारे पास हमारी डिजायर्ड इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू माइनस म्यू एफ ऑफ यू ओवर एल स्क्वायर यू स्क्वायर, जिसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज जनरल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन एन इनवर्स स्क्वायर फील्ड। हम पहले की तरह एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे जिसका मास म्यू होगा, और अभी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड की जो कि थी डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू माइनस म्यू एफ ऑफ यू ओवर एल स्क्वायर यू स्क्वायर। अब हमें पता है हमारे पास इक्वेशन होती है एफ इक्वल्स टू के ओवर आर स्क्वायर। हम यहाँ पर इन्वर्स अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एफ ऑफ आर इक्वल्स टू माइनस के ओवर आर स्क्वायर, और नेगेटिव साइन यहाँ पर इन्वर्स स्क्वायर अट्रैक्टिव फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। अब हमें पता है 1 ओवर आर यू के बराबर होता है तो इक्वेशन आ जाएगी एफ ऑफ यू इक्वल्स टू माइनस के यू स्क्वायर। अब एफ ऑफ यू की जगह हम माइनस के यू स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू म्यू के यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर यू स्क्वायर। यू स्क्वायर जो है वो यू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास डिजायर्ड इक्वेशन 2.2 आ जाएगी डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू म्यू के ओवर एल स्क्वायर। अब हम इक्वेशन 2.2 में से म्यू के ओवर एल स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वहाँ जाके वो माइनस हो जाएगी और इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस यू माइनस म्यू के ओवर एल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया है y, जिसको हम कह देते हैं कि लेट y इक्वल्स टू u माइनस म्यू के ओवर एल स्क्वायर। जब हम इस इक्वेशन 2.3 को दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2.4 आ जाएगी डी स्क्वायर वाई ओवर डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। अब हम डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि इक्वेशन 2.4 में है और y की वैल्यू जो इक्वेशन 2.3 में है इसको हम 2.2 के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2.5 बन जाएगी डी स्क्वायर वाई ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0।
डी स्क्वायर वाई ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। और जब हमारे पास इस तरह की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो हम उनको उनके स्टैंडर्ड सोल्यूशन से सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वाई इक्वल्स टू ए कॉस थीटा माइनस थीटा डॉट, जहाँ पर ए जो है वो एक कॉन्स्टेंट है। अब ऊपर हमने लेट किया था y की वैल्यू को u माइनस म्यू के ओवर एल स्क्वायर, उसकी वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी u माइनस म्यू के ओवर एल स्क्वायर इक्वल्स टू a कॉस थीटा माइनस थीटा डॉट। हम म्यू के ओवर एल स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा और म्यू जो है वो इक्वल है 1/r के, उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 1/r इक्वल्स टू म्यू के ओवर एल स्क्वायर प्लस a कॉस थीटा माइनस थीटा डॉट। अब हम म्यू के ओवर एल स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और दूसरी साइड पे जाकर उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2.7 आ जाएगी एल स्क्वायर ओवर म्यू के ओवर आर इक्वल्स टू 1 प्लस ए एल स्क्वायर ओवर म्यू के कॉस थीटा माइनस थीटा डॉट। अब यहाँ पर हम कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं कि अल्फा जो है हमारे पास जो कि सेमी लेटिस रेक्टम है वो बराबर है एल स्क्वायर ओवर म्यू के, और जो इसेंट्रिसिटी है जो कि हमारे पास डेविएशन होती है सर्कुलर शेप की वो हमारे पास इक्वल है ए एल स्क्वायर ओवर म्यू के। तो हमारे पास इक्वेशन 2.7 ए बन जाएगी अल्फा ओवर आर इक्वल्स टू 1 प्लस ए कॉस थीटा माइनस थीटा डॉट, जो कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉनिक है। हमारे पास सेंट्रल फोर्स के अंदर फर्स्ट इंटीग्रल फॉर मोशन होता है थीटा इक्वल्स टू थीटा डॉट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एल ओवर आर स्क्वायर ओवर अंडर रूट 2 म्यू ई माइनस वी माइनस एल स्क्वायर ओवर 2 म्यू आर स्क्वायर डी आर के बराबर। अब हमें पता है u इक्वल्स है 1/r के, जब हम इसकी डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा du इक्वल्स टू माइनस 1/r स्क्वायर डी आर, और हमारे पास v बराबर होता है माइनस के ओवर आर के। 1/r की जगह हम u पुट करेंगे तो v आ जाएगा माइनस के यू के बराबर। अब इक्वेशन 2.4 जो हमारे पास आई थी डी स्क्वायर वाई ओवर डी थीटा इक्वल्स टू डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर, और हमारे पास इक्वेशन 2.5 जो आई थी डी स्क्वायर वाई ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी थीटा इक्वल्स टू थीटा डॉट माइनस इंटीग्रेशन डी यू ओवर अंडर रूट 2 म्यू ई ओवर एल स्क्वायर प्लस 2 म्यू के ओवर एल स्क्वायर यू माइनस यू स्क्वायर। अब हम लेट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि हमारे पास a जो है वो बराबर है 2 म्यू ई ओवर एल स्क्वायर के, b बराबर है 2 म्यू के ओवर एल स्क्वायर के, और जो c है वो -1 के बराबर है। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी थीटा माइनस थीटा डॉट इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू ओवर a अंडर रूट a प्लस बी यू प्लस सी यू स्क्वायर। अब जब हम इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा माइनस थीटा डॉट इक्वल्स टू -1 ओवर अंडर रूट माइनस सी कॉज इनवर्स माइनस बी प्लस 2cu ओवर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर हम a b और c की वैल्यूज दोबारा से पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा डॉट माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉज इनवर्स म्यू के ओवर एल स्क्वायर प्लस म्यू ओवर अंडर रूट म्यू के ओवर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 म्यू ई ओवर एल स्क्वायर। अब यहाँ से हमने u की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी u इक्वल्स टू म्यू के ओवर एल स्क्वायर प्लस म्यू के ओवर एल स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 2l स्क्वायर ई ओवर म्यू के स्क्वायर कॉस थीटा डॉट माइनस थीटा। अब यहाँ से हम म्यू के ओवर एल स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, और हमें पता है u इक्वल्स होता है 1/r के, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एल स्क्वायर ओवर म्यू के ओवर आर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2l स्क्वायर ई ओवर म्यू के स्क्वायर कॉस थीटा डॉट माइनस थीटा। अब हम फिर से वही एजम्पशन यूज़ करेंगे कि हमारे पास सेमी लेटिस रेक्टम अल्फा इक्वल है एल स्क्वायर ओवर म्यू के, जबकि हमारे पास इसेंट्रिसिटी एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगी अंडर रूट 1 प्लस 2l स्क्वायर ई ओवर म्यू के स्क्वायर, जिससे हमें पता चला कि फर्स्ट इंटीग्रल का जो सोल्यूशन है वो भी इक्वेशन ऑफ कॉनिक ही शो करता है। हमने जो इक्वेशन 2.7a निकाली थी जो कि थी अल्फा ओवर आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस थीटा डॉट, अगर हम यहाँ पे अजम्पशन ले लें कि हमारे पास थीटा डॉट बराबर है 0 डिग्री के और थीटा जो है वो 0 डिग्री या फिर 180 के बराबर है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। एक होगी r1 इक्वल्स टू अल्फा ओवर 1 प्लस ई, दूसरी आ जाएगी r2 इक्वल्स टू अल्फा ओवर 1 माइनस ई। अब अगर हम देखेंगे अगर हमारे पास इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास एनर्जी भी जो होगी वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, जिससे हमारे पास R2 जो है वो नेगेटिव आएगा। और अगर हम E इक्वल्स टू 1 ले लेंगे तो हमारे पास एनर्जी भी इक्वल्स टू 0 आ जाएगी, जिससे हमारे पास R2 जो है वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। हमारे पास दो तरह की मोशन होती है, बाउंडेड और अनबाउंडेड मोशन।
बाउंडेड मोशन वो होती है कि अगर सम ऑफ काइनेटिक और बाइंडिंग एनर्जी जो है वो लेस देन ज़ीरो आ जाए तो हमारे पास बाउंडेड मोशन होती है, और अगर हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास अनबाउंडेड मोशन होती है। अब इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास जो है एनर्जी लेस देन ज़ीरो नहीं आ रही, जिसका मतलब है कि ये हमारे पास अनबाउंडेड मोशन है। अगर हम इसेंट्रिसिटी लेस देन वन लें तो हमारे पास एनर्जी लेस देन ज़ीरो आ जाएगी, जो कि ये शो करेगी कि ये हमारे पास बाउंडेड मोशन है। फाइनाइट और पॉजिटिव वैल्यूज जो R1 और R2 की रिप्रेजेंट करती हैं, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स हैं। टर्निंग पॉइंट सेंट्रल फोर्स फील्ड में वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी या तो ज़ीरो हो जाती है या फिर जो फोर्स पार्टिकल पे एक्ट कर रही होती है वो उसकी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। जब हम इक्वेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू आती है यू के ओवर एल स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस टू एल स्क्वायर ई ओवर म्यू के स्क्वायर। नेचर ऑफ ऑर्बिट इज डिटरमाइंड बाय इसेंट्रिसिटी ई, जो कि हमारी एनर्जी पर डिपेंड करती है। अगर हमारे पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पास ऑर्बिट जो है वो हाइपरबॉलिक फॉर्म में है और हमारे पास एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है। इसी तरह इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर इक्वल्स टू वन है तो हमारे पास नेचर ऑफ ऑर्बिट पैराबॉलिक है और वैल्यू ऑफ एनर्जी हमारे पास ई इक्वल्स टू ज़ीरो आएगी। अगर हमारे पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो और लेस देन वन हो तो हमारे पास ऑर्बिट एलिप्टिकल फॉर्म में होगा और हमारे पास एनर्जी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो और ग्रेटर देन इफेक्टिव पोटेंशियल होगी। इसी तरह अगर हमारे पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो आएगी तो हमारे पास नेचर ऑफ ऑर्बिट सर्कुलर फॉर्म में होगा और हमारे पास एनर्जी की वैल्यू इफेक्टिव पोटेंशियल के बराबर होगी। अगर हम यहाँ पे assumptions ले लें कि हमारे पास थीटा नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है और अल्फा इक्वल्स टू वन ओवर सी के बराबर है तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वन ओवर आर इक्वल्स टू सी वन प्लस ई कोस थीटा माइनस थीटा नॉट। अगर हम देखें तो सिर्फ एलिप्टिकल और सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ही हमारे पास मोशन जो है वो बाउंडेड होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास काइनेटिक और बाइंडिंग एनर्जीज का सम जो है वो लेस देन ज़ीरो के बराबर है। The variation in length of the day and seasonal changes suggest that the path of the planet is elliptical due to the tilt of Earth's axis and its orbit around the Sun. जब ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है तो इसके एक्सिस के टिल्ट होने की वजह से हमें साल भर में ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ मिकदार की रोशनी मिलती है और इसके टिल्ट होने की वजह से दिन की लंबाई में तब्दीलियाँ आती हैं। सर्कुलर मोशन इन एन इनवर्स स्क्वायर फील्ड। इनवर्स स्क्वायर फील्ड में मसलन ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। यानी जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ फील्ड से दूर होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स में तेज़ी से कमी आती है। जब प्लैनेट सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं तो सन की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर देती है, जिससे सूरज के गिर्द प्लैनेट्स को स्टेबल एलिप्टिकल ऑर्बिट मेंटेन करने में मदद मिलती है। एलिप्टिकल मोशन इन एन इनवर्स स्क्वायर फील्ड। इनवर्स स्क्वायर फील्ड में मैसिव ऑब्जेक्ट्स के गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी स्मॉलर ऑब्जेक्ट की मोशन एलिप्टिकल होती है और मैसिव ऑब्जेक्ट्स इलिप्स के फोकस पर मौजूद होता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट घूमता है ये दो स्पेसिफिक पॉइंट्स पर पहुंचता है। ऑर्बिट में सेंट्रल मैसिव ऑब्जेक्ट से सबसे दूर वाले पॉइंट को एपोजी कहते हैं, जबकि ऑर्बिट में सेंट्रल मैसिव ऑब्जेक्ट से सबसे करीब वाले पॉइंट को पेरिएप्सिस कहते हैं। इलिप्स की सेंट्रिसिटी हमें ये बताती है कि हाउ इलोंगेटेड द ऑर्बिट इज। सर्कल की सेंट्रिसिटी ज़ीरो होती है, ज़ीरो से ज़्यादा इसेंट्रिसिटी ये जाहिर करती है कि ये मोर इलोंगेटेड ऑर्बिट है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इसेंट्रिसिटी डिफाइंस हाउ स्ट्रेच्ड आउट द इलिप्स इज। हाइपरबॉलिक मोशन इन एन इनवर्स स्क्वायर फील्ड। जब किसी ऑब्जेक्ट पर इनवर्स स्क्वायर फोर्स एक्ट करती है लाइक ग्रेविटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी के हिसाब से उसकी मोशन मुख्तलिफ इकसाम की हो सकती है। उसकी मोशन के बारे में जानने के लिए एस्केप वेलोसिटी के मुतल्लिक जानना बहुत ज़रूरी है। एस्केप वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट एंड नेवर रिटर्न। यानी ये वो कम से कम स्पीड है जिसकी ज़रूरत होती है कि एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पुल से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाए। अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी उसके एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो देन इट्स पाथ विल बी पैराबोलिक
और अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी उसकी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो देन इट्स पाथ विल बी हाइपरबोलिक। और ऑब्जेक्ट हाइपरबोलिक पाथ में हरकत करता रहेगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये स्ट्रेट लाइन की एसिप्टोट बन जाएगा। एलिप्स एक कर्व्ड ट्रेस्ड पाथ होता है जिसमें पार्टिकल मूव करता है इस तरीके से कि सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट विच आर कॉल्ड फोसाई इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर हमने एक इलिप्टिकल ऑर्बिट ले लिया है जिसके दो फोसाई हैं R1 और R2। बाय डेफिनेशन हमें पता है कि दो फोसाई के डिस्टेंस का सम बराबर होगा किसी कांस्टेंट के, यानी R2 प्लस R1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अल्फा ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर जो कि है 2a, जहाँ पर a जो है सेमी मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कांस्टेंट है। अब अगर हम दोनों फोसाई के दरमियान का डिस्टेंस निकालें यानी ओ ओ डैश इक्वल्स टू R2 माइनस R1 निकालें तो हमारे पास इक्वेशन आती है 2 अल्फा ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर ई। हमें पता है कि 2 अल्फा ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर 2a के बराबर है, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ओ ओ डैश इक्वल्स टू 2ae। अगर हम इन दोनों फोसाई के दरमियान का मिड पॉइंट निकालें तो हमारे पास आ जाएगी ओ ओ डैश ओवर 2 इक्वल्स टू ae। हम फिगर से देख सकते हैं कि ओ पी डैश जो है वो ए के बराबर है, यानी ओ पी डैश इक्वल है ओ डैश पी डैश के। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओ पी डैश प्लस ओ डैश पी डैश इक्वल्स टू 2a। अब अगर हम इसके माइनर एक्सिस को निकालें फिगर से तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी डैश स्क्वायर माइनस ओ ओ डैश ओवर 2 का होल स्क्वायर। हमारे पास ओ पी डैश बराबर है ए के, तो उसकी जगह आ जाएगा ए स्क्वायर, और ओ ओ डैश ओवर 2 हमारे पास बराबर है ए ई के, तो उसकी जगह आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। दोनों में से हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। दोनों साइड पे हम अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी b इक्वल्स टू ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर हम ये एजम्पशन ले लें कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं है तो जो हम इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन पहले ड्राइव कर चुके हैं विच इज़ ई इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस 2 एल स्क्वायर ई ओवर म्यू के स्क्वायर, इसको अगर हम माइनर एक्सिस की इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास माइनर एक्सिस की इक्वेशन आएगी ए अंडर रूट 1 माइनस 2 एल स्क्वायर ई ओवर म्यू के स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा b इक्वल्स टू ए अंडर रूट माइनस 2 एल स्क्वायर ई ओवर म्यू के स्क्वायर, जिससे हमें ये पता चलता है कि एनर्जी जो होगी बाउंडेड सिस्टम की वो लेस देन ज़ीरो आएगी, जो कि हमें हमेशा रियल वैल्यू सोल्यूशन देगी। अब अगर हम ये अजम्पशन इस्तेमाल करें कि हमारे पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ज़ीरो है और माइनर और मेजर एक्सेस आपस में बराबर हैं तो इलिप्स जो है वो सर्कल की शेप में आ जाएगा। चूँकि हमारी इसेंट्रिसिटी ज़ीरो के बराबर है तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस 2l स्क्वायर ई ओवर म्यू के स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर हम इसमें से एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी ई इक्वल्स टू माइनस म्यू के स्क्वायर ओवर 2l स्क्वायर, जिसमें से हम फर्दर एल स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि इक्वेशन बन जाएगी एल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस म्यू के स्क्वायर ओवर 2e। हम पहले ये फाइंड कर चुके हैं कि द सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू फोसाई इज कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू 2a, तो और अल्फा हमारे पास बराबर है a के विच इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर ओवर म्यू के, यानी कि हम इसको रिड्यूस करके ये कह सकते हैं कि r1 बराबर है r2 के जो कि बराबर है a के और a बराबर है अल्फा के। यानी कि अगर हम आर नोट की वैल्यू निकालना चाहें तो आर नोट बराबर हुआ ए के विच इज़ इक्वल्स टू अल्फा एंड विच इज़ अगेन इक्वल्स टू एल स्क्वायर ओवर म्यू के। अगर यहाँ पर हम एल स्क्वायर की वैल्यू पुट करें जो कि है माइनस म्यू के स्क्वायर ओवर 2e, तो हमारे पास आर नोट की इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन के बाद आ जाएगी माइनस के ओवर 2e, जिसमें से हम e की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं जो कि बन जाएगी e इक्वल्स टू माइनस के ओवर 2a। अब जब हम इस वैल्यू को इक्वेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी ई इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस 2 एल स्क्वायर ई ओवर म्यू के स्क्वायर, जो कि फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद बन जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एल स्क्वायर ओवर म्यू के ए, जहाँ पर ई की वैल्यू को हमने सब्सिट्यूट किया है माइनस के ओवर 2a से। इस वैल्यू को जब हम सेमी माइनर एक्सिस b के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी b इक्वल्स टू ए अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एल स्क्वायर ओवर म्यू के ई, जो कि सिंप्लीफिकेशन के बाद बन जाएगी b इक्वल्स टू ए अंडर रूट एल स्क्वायर ओवर म्यू के ई। हम अगर इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा b इक्वल्स टू ए 1/2 एल ओवर अंडर रूट म्यू के।
ये इक्वेशन हमें सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम और सेंट्रल फोर्स के डिफरेंट पैरामीटर्स के दरमियान जो है रिलेशन के बारे में बताती है। That's all about our presentation. Thank you.